नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोड ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से निकला हुआ है वैकेंसी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी जिसे कांस्टेबल बोलते हैं, जिस पोस्ट का है। इसमें जो वैकेंसी है ये स्पोर्ट्स कोटा होते हैं उनके लिए है, और जो टोटल वैकेंसी है लगभग 546 मतलब 546 वैकेंसी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किए गए हैं। इसमें आप यदि जो स्पोर्ट्स कोटा से हैं, मतलब जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, या जो मतलब एक तरह से स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, या आप नेशनल लेवल हो, फीमेल हो या मेल हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल ये बेनिफिट होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरे नोटिफिकेशन से लेकर के जो क्राइटेरिया है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उससे लेकर के मैं लास्ट जो प्रिंट आउट तक होते हैं, जो फॉर्म फिलअप करने का है प्रोसेस, तो लास्ट तक मैं पूरे वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो बात करें फ्रेंड की जो स्पोर्ट्स कोटा होता क्या है। स्पोर्ट्स कोटा ये होते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे बेसिकली बहुत ज़्यादा ये वैकेंसी निकालती है। आपको मालूम ही होगा इसमें कि रेलवे की तरफ से बहुत ही ज़्यादा निकाला जाता है। जैसे कि वैकेंसी निकलती है कि आप यदि कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, या कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने कुछ आप खेल रहे होंगे, या कोई आपने कोई जो आप टूर्नामेंट है, या कोई आपने जीता है कोई, या कोई आपके पास सर्टिफिकेट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो आप वेलकम है इनके कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में काम करने के लिए। तो स्पोर्ट्स कोटा होता है कि जैसे कि आप जैसे कोई भी खेल खेलते हैं, और जैसे कि हर स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे ये वैकेंसी निकलती है। हर गवर्नमेंट कंपनी जो होती है, सरकारी कंपनियाँ, वो इस तरह का वैकेंसी निकालती है स्पोर्ट्स कोटा के लिए। तो बात करें फ्रेंड की जो है इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है इसके फिलअप करने का। जो एप्लीकेशन चालू हो चुका है ये 14 दिसंबर 14 दिसंबर से ही लास्ट डेट है फ्रेंड। ये 1/1/2024 मतलब इस महीने के अगले साल के 1 तारीख तक, मतलब 1 जनवरी तक आपका ये लास्ट डेट है। इसमें पेमेंट का भी जो है फ्रेंड ये 1 तारीख को ही रखा गया है। तो जो भी आप अभी वीडियो देख रहे हैं और आप इस कैटेगरी से, या आप इस जो स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है या खेल चुके हैं, या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का, तो आप अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि इसमें जो पेमेंट का प्रोसेस है वो ऑनलाइन नहीं है फ्रेंड। आपको चालान बेसिस पे ही पेमेंट करना पड़ेगा इसमें। मतलब चालान क्या होता है मैं आपको आगे बताऊँगा इसमें। तो एग्ज़ाम डेट तो अभी फिक्स्ड नहीं हुआ है, एज पर शेड्यूल ही लिखा गया। एडमिट कार्ड तो बेसिकली आपको मालूम ही होगा कि 1 सप्ताह पहले, मतलब 1 वीक पहले आपको ये रिलीज़ कर दिया जाता है एडमिट कार्ड अपने इस पोर्टल पे भी आपको कैसे अप्लाई करना होगा सारी डिटेल में हम बताएंगे। एप्लीकेशन जो फीस है वो 400 रुपये रखा गया है सब कैटेगरी के लिए, जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी एससी, वुमेंस फीमेल कैटेगरी जो भी हैं उनके लिए 400 रुपये रखा गया है। पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू ई चलान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। चलान कैसे आपको प्रिंट करना है, कैसे सबमिट करना है, कौन सा बैंक में जमा करना है, ये सारी डिटेल मैं आगे वीडियो में जब फिलअप करने लगूंगा फॉर्म आपको उसी टाइम पे बताते हैं आगे। बात करें फ्रेंड जो एज लिमिट है, आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए 18 साल होना चाहिए। मिनिमम एज आपका यदि 18 साल है और आपका मैक्सिमम एज 22 साल तक है, तो आप इस मतलब फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा रिक्वायरमेंट 2023 रूल्स। तो यदि आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है तो आप इस पोर्टल पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन ये मैक्सिमम जो एज है 22 ईयर्स रखा गया है। बात करें फ्रेंड पोस्ट जो है, पोस्ट का नेम है कांस्टेबल स्पोर्ट कोटा। तो ये 546 है। इसमें जो मेनली जो मैंने बताया कि आप तो गेम खेलते ही होंगे, लेकिन जो स्पोर्ट्स होता ही होगा जिस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, लेकिन मिनिमम जो आपका है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया। तो आपका कहीं पे भी 10+2 आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, मतलब आपका इंटरमीडिएट पढ़ा मतलब कंप्लीटेड होना ज़रूरी है। इसमें कोई भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आपने कर रखा है। तो विथ पार्टिसिपेट इन नेशनल गेम्स, यदि कोई नेशनल गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया है उसका भी आपका कोई वही यहाँ पे बेनिफिट होगा। नेशनल चैम्पियनशिप जूनियर हो, सीनियर हो, फेडरेशन कप हो, नेशनल जूनियर सीनियर, ऑल इंडिया इंटर स्टेट भी यदि आपका इंटर स्टेट चैम्पियनशिप है तो उसमें भी आपका ये काम आ जाएगा ये।
ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है, वर्ल्ड स्कूल गेम्स है, यदि अंडर 19 है तो भी आपका यहाँ पे काउंट होगा, मतलब ये एप्लीकेबल होगा, एलिजिबल होगा। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल जो आपको नोटिफिकेशन है वो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, जो स्पोर्ट्स नेम है जैसे वाटर स्पोर्ट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, कबड्डी है, फुटबॉल, टेबल टेनिस है, ये जो खेल जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि इस स्टेट मतलब जो बिलोंग्स करते हैं इस स्पोर्ट्स से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मेल और फीमेल के लिए जो मैंने बताया है। जो यहाँ पे दिख रहे हैं कि वाटर स्पोर्ट है वो 42 है, फीमेल के लिए भी इसमें वैकेंसी नहीं है, 0 है। वॉलीबॉल के लिए 18 है, वहीं फीमेल के लिए 08 मतलब 8 है वैकेंसी। तो ऐसे ही इस तरह से बैडमिंटन है, क्रॉस कंट्री है, हॉकी है, आर्की है, जिम्नास्टिक है, लिफ्टिंग वेट्स है, बासु है, जूडो है। तो हर कैटेगरी के लिए बहुत सारे जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो उनके लिए ये सारी वैकेंसी मेल्स और फीमेल के लिए अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और मतलब प्रोवाइड किया गया है। जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही शूटिंग में 13 जो वैकेंसी वो मेल के लिए है और यही वुमेन के लिए 4 है। यहाँ पे देख सकते हैं एथलीट्स है, यो 45 वैकेंसी है जो पोस्ट है, ये आप मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें। वही वुमेन्स के लिए 25 है। तो ये वैकेंसी खो खो का अभी यहाँ पे पॉइंट रखा गया है, जहाँ 08 है, मतलब 8 वैकेंसी पोस्ट रखे गए हैं मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए। बात करें फ्रेंड, जो आप अप्लाई कैसे करेंगे, जो आपको मैं जो अभी देख सकते हैं मैंने ऊपर में लिखा हुआ भी है, जो पोर्टल है यहाँ पे, ये etrpindia.com पे आप जब जाएंगे। अदरवाइज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मेंशन कर दूंगा कि कैसे ये आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पोर्टल पे जा सकते हैं अप्लाई करने के लिए। बात करें फ्रेंड, जैसे ही आप इस साइट पे जाते हैं तो इस तरह का आपको दिखता है विंडो, जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन है, एडिट फॉर्म्स है, आप फॉरगेट यूपीआई आईडी, यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपने कोई गलती फॉर्म में किया है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके। फॉरगेट यूपीआई आईडी जो आप रजिस्टर कर लेते हैं तो एक आईडी प्रोवाइड किया जाता है, वो यदि आप भूल जाते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पा सकते हैं। अप्लाई फॉर द पद के लिए अप्लाई करना है, यदि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो चालान है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, आप एप्लीकेशन स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। यदि फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यदि एग्ज़ाम होने वाला होता है तो एग्ज़ाम के जस्ट 1 वीक पहले आपको इस पोर्टल पे एडमिट कार्ड का भी ऑप्शन आ जाएगा कि डाउनलोड एडमिट कार्ड। बात करें फ्रेंड, जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना होगा। जो मोबाइल नंबर आपका यूज़ में है वही फ्रेंड आप इसको यूज़ रखें। यहाँ पे कोई भी जरूरी नहीं कि आधार कार्ड में जो नंबर दिया हुआ है वही आपको यहाँ मेंशन करना है, कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो ही कैप्चा यहाँ फिलअप करें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन विद डिजी लॉकर, लॉगिन विदाउट डिजी लॉकर। यदि आप डिजी लॉकर में आपकी सारी डिटेल अपडेटेड होती है तो उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं प्रीफर करता हूँ अभी फ़िलहाल लॉगिन विदाउट डिजी लॉकर। डिजी लॉकर जो होता है एक ऐप होता है जिसमें आपका जो भी सर्टिफिकेट होता है उसके थ्रू आप सारी डिटेल अपडेट कर सकते हैं। जैसे डिजी लॉकर में आप अपने 10th का मार्कशीट, जो बर्थ सर्टिफिकेट है या आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो सारी जो डिटेल होती है आपकी वहीं पे सेव्ड होती है। गवर्नमेंट की तरफ से वो ऐप मतलब दिया जाता है जिसमें आप अपनी सारी डिटेल, यहाँ तक कि ड्राइविंग लाइसेंस जो होती है वो भी आप उस जो ऐप है उसमें सेव कर सकते हैं या उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं उसको लॉगिन करने के बाद। तो यहाँ पे है कि डिजी लॉकर के साथ भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अभी लॉगिन विदाउट डिजी लॉकर पे क्लिक करता हूँ। इसमें जैसे क्लिक करते हैं तो आपका ये मोबाइल नंबर आपने जो मेंशन किया था यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिखता है वो आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद जैसे ही सेंड OTP पे करते हैं तो OTP आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का आ जाता है। वो मोबाइल नंबर में जो OTP आता है वो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद जमा पे क्लिक करना है, मतलब सबमिट पे। तो जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड तो ये फर्स्ट जो आपका पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपकी बेसिक डिटेल जो है रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपको यहाँ पे मांगा जाता है। जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, पहला नाम क्या है, मिडिल नेम आप इसमें फिलअप करें, उसके बाद लास्ट नेम इसमें यहाँ पे अपडेट करें। तो ये सारी डिटेल आपको बेसिकली आधार कार्ड में जो डिटेल है या 10th के या 12th के मार्कशीट में है वही आप डालें। कोशिश करें कि जो 10th मार्कशीट में होता है फ्रेंड
वही आपके आगे माना जाता है, आपका सर्टिफिकेट बेसिक सर्टिफिकेट माना जाता है। क्योंकि आपको बता दूं, अभी आधार कार्ड जो आपका डिटेल है वो आप कभी भी नाम चेंज कर सकते थे या डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते थे, एड्रेस। तो फ़िलहाल अभी आप कोशिश करें कि जो आपके 10th मार्कशीट में है वही आप यहाँ पे फिलअप करें। फादर्स नेम जो आपका दिया हुआ है सर्टिफिकेट में या जो आपको करेक्शन नहीं है, जो आपके बेसिक डिटेल आपकी है वो मदर्स नेम यहाँ फिलअप करें। डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करें, जो आपके मेन बेसिक जो डिटेल है मैंने आपको जैसे बताया 10th के मार्कशीट है मैट्रिक का, वो आप डिटेल फिलअप करें। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, आप देख सकते हैं जो स्टार बना हुआ है हर नाम के सामने, या जो कंपलसरी है कि आपको फिलअप करना ही है ईमेल आईडी के साथ। लेकिन आपके पास यदि ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी डाल दें, क्योंकि आपकी जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे भी आके मिलता है, या आपके जो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं वो एक मैसेज पॉपअप मैसेज आपके मतलब ईमेल आईडी पे आता है। यहाँ पे आप जेंडर से बिलोंग करते हैं, ये मेल या फीमेल इसमें करें, मैरिड है या अनमैरिड है तो यहाँ पे भी सिलेक्ट करें। वर्क कैटेगरी जो है, कैटेगरी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे फिक्स्ड करें, आपने सेलेक्ट करें। आधार नंबर आप डाल दें यहाँ पे, जो आधार नंबर आपको दिख रहा है इसमें। बात करें फ्रेंड, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पूछते हैं कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यदि कोई नहीं है तो मैं क्या करूं। तो इसमें आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ही सिर्फ लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपके बॉडी में कहीं भी कोई मार्क ऐसा है जो चिन्हित किया जा सकता है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई कट मार्क है तो कट मार्क इन लेफ्ट लेग, राइट लेग, हैंड, तो कोई तरह कटा फटा है नॉर्मल सा भी तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं है तो आइडेंटिफिकेशन मार्क सिर्फ लिख करके आगे बढ़ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपके पास ये विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पे आपके बेसिक डिटेल मतलब एड्रेस जो है वो डिटेल आपको यहाँ मांगा जाता है। जैसे कि आप अपना मकान नंबर, राज्य, जिला जो डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन जो आपके नियरेस्ट में है, जो कि मैं जो भी बता रहा हूँ आपको सारे कंपलसरी है फिलअप करने, कोई भी आप इसमें छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। इसमें पिन कोड है वो आप पिन कोड आप अपने एरिया का जो डालते हैं वो आप मेंशन करें। बात करें यहाँ फ्रेंड, इफ कोरस्पोंडेंस एड्रेस इज द सेम परमानेंट एड्रेस, कोई लेटर आपके पास आता है या कोई भी डिटेल आपकी आती है तो इसीलिए मांगा जाता है कि आप जहाँ रहते हैं और जो आपने एड्रेस दिया वो दोनों डिफरेंट है, अलग है या एक ही है। तो कोशिश करें कि आप एक ही दे, या अदरवाइज आप डिफरेंट भी दे सकते हैं। डिटेल आपकी डिटेल वही कोरस्पोंडेंस एड्रेस पे भी आएगी। यदि इफ कोरस्पोंडेंस, यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम नहीं है, आपके जो आधार कार्ड में डिटेल है या जो आप यहाँ फिलअप कर रहे हैं वही आप जहाँ अभी करंट रह रहे हैं, तो ये करंट रहने वाले ही डिटेल हो गई परमानेंट, मतलब ये तो एड्रेस हो गई कि आपका परमानेंट एड्रेस है और ये कोरस्पोंडेंस एड्रेस है जहाँ आप रह रहे हैं। तो जहाँ आप रह रहे हैं यहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं। यदि आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस ही सेम है परमानेंट एड्रेस तो यस पे क्लिक कर दें, यदि नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आगे बढ़ सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन की डिटेल मांगी जाती है। अदर इन्फॉर्मेशन मतलब आपको आर यू डोमिसाइल, यदि आपका यदि डोमिसाइल जो है वो यूपी का है कि नहीं, मतलब मूल निवासी आप यूपी के रहने वाले हैं कि नहीं, यस है तो यस, अदरवाइज नो पे भी क्लिक किया जा सकता है। ये बहुत ही बेनिफिट है कि अदर स्टेट के भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पे मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि ज्वाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं, यहाँ पे आप यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं। डू यू बिलोंग तो इकोनॉमिकल, जो इकोनॉमिकल वीक EWS बोलते हैं, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यदि तो इसका मतलब हुज फैमिली इनकम लेस देन 50,000 एनुअल, मतलब पर साल एक साल में उनकी जो पूरी परिवार की इनकम है वो 50,000 से कम है तो उनका ये EWS सर्टिफिकेट बनता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यदि आपका वो सर्टिफिकेट है तो आप यस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यस है तो आपको सारी डिटेल मांगी जाएगी, सर्टिफिकेट का नंबर हो या जो भी डिटेल हो। एक सर्विसमैन, आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप यस क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक कर सकते हैं। डू यू हैव एनी जो क्रिमिनल केस फाइल्ड अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो यस पे क्लिक कर सकते हैं। उसकी भी डिटेल मांगी जाएगी, कब और किस केस में आपका नाम है या क्रिमिनल केसेस में फाइल्ड है अगेंस्ट। अदरवाइज नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं आगे। जैसे आप आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, मतलब आपका बेसिक जो
एजुकेशन है वो, जैसे कि 10th और 12th जो कंपलसरी है फ्रेंड, वो आपको ज़रूर यहाँ पे मांगा जाएगा, जिसमें यहाँ पे सेलेक्ट किया जा चुका है। तो स्ट्रीम तो यहाँ पे बेसिकली हाईलाइटेड नहीं होता है, क्योंकि 10th 12th में इस तरह का नहीं है। इसमें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से बोर्ड से आप आपने पास किया है। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आपने पास किया है। आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पे इंटर मेंशन करें। उसके बाद मैट्रिकुलेशन परसेंटेज जो आपका है वो परसेंटेज मेंशन करें, और इंटर का परसेंटेज मेंशन करें। यदि आपके पास डिग्री है तो डिग्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से ब्रांच से, कौन से स्ट्रीम से आपने डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद स्कूल का नेम या कॉलेज का नेम, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आपने पास किया है। रोल नंबर यदि है आपका तो रोल नंबर भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज, तो जैसे ही परसेंटेज मेंशन करते हैं उसके बाद ये सारी चीज़ आपको बेसिकली सर्टिफिकेट आपके पास होंगी 10th या 12th की, या ग्रेजुएशन जिसे बोलते हैं उसकी, तो यहाँ पे मेंशन करना है। वही सर्टिफिकेट से भी मैचिंग करना है फ्रेंड। तो जो भी आप फिलअप करते हैं एक बार ज़रूर चेक कर लें, रीचेक जरूर कर लें इसमें। उसके बाद यदि आपकी सारी डिटेल फिलअप सही है तो आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपके पास ये पेज, जो आपको वेरिफिकेशन पेज है जिसे बोलते हैं अपलोड फाइल्स, वो आपका आ जाता है, जिसमें आपका फ़ोटो, जो आपको फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड आधार कार्ड। आधार कार्ड फ्रेंड, ये आधार कार्ड हो या मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो या 12th का सर्टिफिकेट हो, वो आपका PDF फाइल में होना चाहिए। तो PDF फाइल करना कैसे है, आप अपने सर्टिफिकेट का ना फ़ोटो खींच लें। फ़ोटो खींच करके गूगल पे जाएं और आप डायरेक्ट सर्च करें कि आपको PDF वर्ड से आपको या पिक्चर से PDF में कन्वर्ट करना है, तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं उसे अपने फाइल को या पेज को, जो आपने फ़ोटो खींचा उसको अपलोड करके। तो इससे आप मैट्रिक और अपलोड जो आधार कार्ड है उसका आप फ़ोटो से PDF बना करके रखें, वो अपलोड करने के लिए ज़रूरी है। इसमें मेंशन भी किया है कि जो भी फाइल आप सबमिट करते हैं वो PDF फाइल में ही होना चाहिए। दूसरी बात, तो आपका ये फाइल 200 KB जो साइज है 200 KB से लेस ही होना चाहिए। तो बेसिकली यदि आप एक सिंगल पिक्चर का PDF बनाते हैं तो कम ही आता है, ये 70-80 KB का आता है। तो ये इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप कन्वर्ट करके इसे अपने पिक्चर जो भी फ़ोटो होता है उसको कन्वर्ट करके PDF में रख सकते हैं। बात करें फ्रेंड, जो सिग्नेचर है वो आपके इंग्लिश में सिग्नेचर होनी चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर आप जो भी है यहाँ पे सबमिट करें। सिग्नेचर जो भी आप अपलोड करते हैं, यहाँ पे फ़ोटो खींच लें एक वाइट पेपर पे, सिग्नेचर कर लें मतलब वाइट पेपर पे, उसकी फ़ोटो खींच करके आप अपलोड करनी है। तो फ़ोटो में कोई PDF फाइल की ज़रूरत नहीं है, आपका पिक्चर ही होना चाहिए। और यहाँ रिसेंट फ़ोटो है उसमें भी आपका पिक्चर ही सबमिट होना चाहिए। 12th का जो सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी आपको सिर्फ PDF फाइल जो सबमिट करनी है, PDF फाइल मतलब पिक्चर को आप PDF में कन्वर्ट कर लें। यदि कोई जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो सर्टिफिकेट मतलब जो ST SC OBC EWS कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं या जो ST SC OBC EWS से नहीं बिलोंग करते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आई हैड बाई डिक्लेयर जो होता है डिक्लेरेशन, यहाँ पे टिक करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपके सामने ये इस तरह का एक पोर्टल जो डिक्लेरेशन है वो आपके पास आ जाता है कि योर ऑनलाइन टाइम जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो रजिस्ट्रेशन है वो आपका सक्सेसफुली हो चुका है। आपके पास मोबाइल में यदि ईमेल आईडी आपने दिया है तो उस पर मैसेज आ चुका होगा फ्रेंड, यदि आप अप्लाई कर रहे होंगे तो। यदि आप एक्नॉलेजमेंट है वो प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट वही होता है जो भी आपने अभी तक फिलअप किया है वो सारी एक पेज में आपको मतलब मल्टीपल पेज में आपको पेज में PDF फाइल में दिख जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, सबमिट करके क्लिक करके, और आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं इन द फ्यूचर रेफरेंस के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए। अदरवाइज आप क्लिक हियर टू अप्लाई पोस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको यहाँ से पोस्ट पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करें। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो लेफ्ट बचा होता है रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपको यहाँ मांगा जाता है। जैसे कि डू यू हैव ए O लेवल सर्टिफिकेट, जो आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है कि नहीं। डू यू हैव ए 2 years ऑफ सर्विस टेरिटरी आर्मी सर्टिफिकेट, यदि आपके पास आर्मी है तो देखो यदि आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है तो कर सकते हैं। अदरवाइज नो 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 पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपके पास NCC जो सर्टिफिकेट होते हैं B सर्टिफिकेट वो आपके पास है तो NCC में भी बहुत सारे लोग होते हैं तो वहाँ पे यदि सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे ओके यस पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। यदि प्रेफरेंस ऑफ सिविल पुलिस जो है सिलेक्शन है, आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रेफरेंस है
तो सिलेक्शन 2 दिया जाता है। आप यहाँ पे सिलेक्ट करके दोनों प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से सिविल पुलिस में आप जाना चाहते हैं। अप्लाई पोस्ट है, वो अप्लाई पोस्ट पे आप सिलेक्ट करें कि कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, मतलब कौन सा आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये कौन से स्पोर्ट्स में आपके पास सर्टिफिकेट है। यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे नेम ऑफ द पोजीशन है फ्रेंड। नेम ऑफ द पोजीशन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो नेम ऑफ पोजीशन भी आ जाएगा इसमें। उसमें क्या होता है कि जैसे कि आप दौड़ वाले मतलब हैं या एथलीट्स हैं, तो उसमें एक होता है कि आप 100 मीटर की दौड़ में या 200 मीटर की दौड़ में, वो 1 किलोमीटर की दौड़ में, 5 किलोमीटर की दौड़ में, या कोई हाई जंप का होता है डिटेल, तो उससे कैटेगरी बिलोंग करता है कि आप किस जो स्पोर्ट्स में है, तो वो लेवल क्या है, मतलब पोजीशन क्या है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद है आपका जो टूर्नामेंट है, आपने कोई टूर्नामेंट खेला है इन द मतलब पास्ट में पहले कभी खेला है, तो वो टूर्नामेंट आप सिलेक्ट करें। उसके बाद डेट कब से कब तक खेला था, अपना इंटर योर नेम ऑफ द टूर्नामेंट, जो ऑर्गेनाइज़र है उनका नाम डालें। मेडल आपको कौन सा मिला था, इंटर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास सर्टिफिकेट है आपको वो इशू जो किया हुआ है, वो आप यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ सबमिट करना। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी विद द कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जितने भी सर्टिफिकेट आपको मिले हैं टूर्नामेंट में वो आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ स्पोर्ट्स में जो अचीवमेंट मिला है वो आप ब्राउज करके PDF फाइल में सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आई डिक्लेयर और आई डिक्लेयर पे क्लिक करके सबमिट कर दे इसमें। तो जो सर्टिफिकेट मिला है वो भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद फ्रेंड जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपके पास ये जो डिटेल आ जाती है, जो भी आपने सर्टिफिकेट सबमिट किया वो सब दिख जाता है यहाँ पे। उसके बाद प्रिंट चालान पे क्लिक कर दें, तो चालान प्रिंट आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपके पास चालान दिख जाएगा। उसको चालान को प्रिंट करने के बाद वो आप SBI बैंक के कहीं भी किसी भी ब्रांच आपके आसपास में SBI ब्रांच है वहाँ ले जा करके उस चालान को उनको दें। 400 रुपये का जो आपको चालान फिलअप किया जाएगा वो चालान सबमिट कर दे। तो उसके बाद जो आप चालान जो स्टैंप मिलता है करके आप वो चालान वापस ले आए फिर से। जैसे चालान प्रिंट करते हैं तो उसमें होता है कैंडिडेट के लिए और बैंक के लिए, तो वो स्टैंप मार करते हैं उस पर आपके कैंडिडेट पे और ब्रांच बैंक के लिए भी। तो बैंक वालों अपने पास वो चालान रख लेते हैं और एक आपको देते हैं जो आप वहाँ पे सबमिट करेंगे आगे। तो यही प्रिंट चालान ज़रूर निकाल लें जिसमें आपकी सारी डिटेल लिखी होती है जो बैंक को सबमिट करनी होती है। जैसे ही सबमिट हो जाता है आपका यहाँ चालान, याद रहे फ्रेंड जो गवर्नमेंट की तरफ से चालान नंबर पे जो आपको मोहर लगती है तो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, या जो नंबर लिखा जाता है बैंक की तरफ से। आप एक बार चालान जब लेते हैं कैंडिडेट चालान तो एक बार बैंक वालों से ज़रूर जो नंबर लिखा जाता है, जब सबमिट होते ही आपके पास ना एक नंबर लिखते हैं वो 10 डिजिट का या 5 डिजिट का। तो एक बार जब आप चालान लेते हैं तो बैंक की तरफ से जो नंबर लिखा होता है ना उसका आपके चालान पे, तो एक बार ज़रूर देख लें क्योंकि होता है कभी 1 का जगह 7 होता है, 5 की जगह 6 होता है। तो इस तरह का आप पहले उनसे पूछ लें कि जो नंबर लिखा हुआ है आप यही नंबर है कि नहीं, मैच कर लें, उनसे पूछ लें पहले लेने से चालान से पहले। और उसके बाद जब आपके पास चालान आ जाता है तो आप फिर से सेम पोर्टल पे आप आ जाएँ जहाँ पे से अप्लाई करना होता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है अपलोड पेमेंट चालान, तो अपलोड पेमेंट चालान पे क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करते हैं तो UPI ID जो आपको मिला है वो ID, मोबाइल नंबर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालें, कैप्चा जो डिटेल आपको दिखता है वो, उसके बाद वही कैप्चा को आप सबमिट करना है। तो जैसे ही सबमिट करते हैं आपके पास एक जो अपलोड पेमेंट चालान है, जैसे ही सबमिट करते हैं तो लिखा हुआ जाता है, देख सकते हैं फ्रेंड इंटर चालान नंबर। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप जो चालान नंबर जो बैंक वाले जब आपको चालान देते हैं तो कैंडिडेट चालान जो होता है आपको जो मिलता है एक बैंक वाले रख लेते हैं एक आपको देते हैं। तो आपके चालान में और वो अपने चालान में जो बैंक वाले हैं उनके पास उनको एक चालान नंबर जब सबमिट करते हैं पैसे आपके, तो उसमें एक नंबर उनको जनरेट होकर के मिलता है, कंप्यूटर पे उनको दिखता है। वही नंबर वो आप अपने चालान में वो लिखते हैं और आपके चालान में भी लिखते हैं। तो जो नंबर लिखता है वो हैंड राइटिंग होता है फ्रेंड, वो प्रिंटेड नहीं होता है। तो आपके यदि हैंड राइटिंग से लिखा होगा तो आप उनसे एक बार जब लेने जाते हैं, लेके जब निकलने लगते हैं बैंक से, तो ज़रूर एक बार चेक कर लें कि जो नंबर आप देख रहे हैं वही नंबर मतलब क्लियरफाई है ना। तो आप यहाँ पे चालान नंबर वो मेंशन करें, डेट जो जिस चालान में आपने चालान सबमिट किया था वो यहाँ पे आपको चालान सबमिट करना पड़ेगा। जो चालान आपने कैंडिडेट चालान जो आपको बैंक से मिला है SBI बैंक से, यहाँ पे ब्राउज करके उसे अपलोड कर लें। अपलोड करते ही उसके बाद सबमिट कर दें। जैसे सबमिट करेंगे फ्रेंड आपका सबमिटेड कंप्लीट हो चुका है ये।
अब आपको करना क्या है, वेट करना है सिर्फ एडमिट कार्ड के लिए, और आप अपनी तैयारी को पूरी तरह से रखें। तैयारी तो ऐसा है कि आपको कोई एग्ज़ाम तो इस बेसिस पे आपकी जो है वो डिटेल नॉर्मल जो आपकी पूछी जाएंगी वो आपको मालूम है इसमें कि जो डिटेल है बेसिकली आपका 10th और आपका 12th होना चाहिए, उसी बेसिस पे आपको पूछा जाएगा। और जो आप स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, जिस स्पोर्ट्स में आप खेलते हैं, तो उसी रिलेटेड आपको यहाँ पे पूछा जाएगा इसमें फ्रेंड। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो मैंने आपको बताया, आपको एग्ज़ाम डेट तो अभी है नहीं, लेकिन जिस जो स्पोर्ट्स से आप बिलोंग करते हैं उसी स्पोर्ट्स में आपको यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा जाएगा। तो कोई अब यदि आप उस खेल में माहिर हैं या आप खेल को जानते हैं तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो फीस जो प्रोसेस मैंने बताया वो आपको पूरी तरह से कंपाइल करके बताया इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।